मैं अब पिछले कक्षा में हमने आपको वैदिक काल में ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल को पढ़ा दिया था। और वैदिक काल का हमने बताया था कि वैदिक काल 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक चला था। 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक वैदिक काल चला था। ये था। अब 600 ईसा पूर्व से एक नई स्थिति आरंभ होती है जिसको हम 6th सेंचुरी बीसी, छठी शताब्दी ईसा पूर्व का काल कहते हैं। इसको इतिहास में छठी शताब्दी ईसा पूर्व का काल कहा जाता है। छठी शताब्दी ईसा पूर्व का काल जो 600 बीसी से प्रारंभ होता है। अब ये जो छठी शताब्दी ईसा पूर्व का काल है, जो कि उत्तर वैदिक काल के ठीक बाद का काल है, इस छठी शताब्दी ईसा पूर्व में पहले की तुलना में राजनीति में बदलाव आता है, धर्म में बदलाव आता है, आर्थिक जीवन में बदलाव आता है, सामाजिक जीवन में बदलाव आता है। तो इन सारे बदलाव को हम एक एक करके समझेंगे। अभी हम सबसे पहले राजनीति में आने वाले बदलाव को देख रहे हैं। यानी कि उत्तर वैदिक काल के समाप्ति के बाद राजनीति में किस तरह के परिवर्तन आए। यानी कि आप कह सकते हैं कि 6th सेंचुरी बीसी में, छठी शताब्दी ईसा पूर्व में राजनीति व्यवस्था कैसी थी भारत के भीतर, हम उसको जरा देखते हैं। राजनीतिक व्यवस्था को हम देखते हैं। तो वैदिक काल को पढ़ाते हुए हमने आपको बताया था कि जन शब्द की चर्चा हमने की थी। जन, और हमने कहा था कि जन कबीला, वैदिक काल का, ऋग वैदिक काल का जो जीवन था वो कबीलाई जीवन था। लोग कबीले में रहते थे और कबीले को ही जन कहा जाता था। और जन शब्द का उल्लेख 275 बार आया है ऋग्वेद में। जन शब्द का उल्लेख ऋग्वेद में 275 बार आया है। तो ये जो जन थे यानी कबीला थे, इसी से जनपद का विकास हुआ। जन से जनपद का विकास हुआ, जनपद, और फिर जनपद से ही महाजनपद का विकास हुआ, महाजनपद। और छठी शताब्दी ईसा पूर्व की राजनीतिक स्थिति ये थी कि पूरे भारत में हमें 16 महाजनपद देखने को मिलते हैं। पूरे भारत में हमें 16 महाजनपद यानी कि राज्य के रूप में 16 राज्य समझ सकते हैं आप, या उस वक्त 16 महाजनपद राज्य के रूप में विद्यमान थे। तो इन 16 जो महाजनपद थे उसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो पहले हम ये देखते हैं कि ये जनपद, ये जन से जनपद और जनपद से महाजनपद का विकास कैसे हुआ। तो जन यानी कि कबीला जिस क्षेत्र पर अस्थायी रूप से बस गया। पहले तो वो खाना बदोश था, एक जगह से दूसरी जगह जाता रहता था। फिर बाद में जब कृषि कार्य की शुरुआत हुई तो एक जगह पे वो कबीला बस गया। तो जनपद दो शब्दों से बना है, जन प्लस पद। पद मतलब होता है पैर। इसका अर्थ होता है कि जन यानी कबीले का पैर जहाँ पे पड़ा उसी क्षेत्र को जनपद कहते हैं। यहाँ इसका सीधा अर्थ हुआ कि कबीला जिस क्षेत्र पे अस्थायी रूप से रहना शुरू कर दिया उस क्षेत्र को जनपद कहा जाने लगा, और इस जनपद का नाम उस कबीले के नाम पर ही पड़ गया था। अब ये जनपद हो गया, जनपद का विकास हो गया। फिर जनपद से महाजनपद बना। जनपद से महाजनपद कैसे बना? आप जानते हैं कि 1000 ईसा पूर्व के आसपास, 1000 ईसा पूर्व के आसपास लोहे का ज्ञान हो गया था लोगों को। जब लोहे का ज्ञान हो गया तो वो लोहे का इस्तेमाल करके विभिन्न प्रकार के खेती के उपकरण भी बनाने लगे और अलग अलग तरह के हथियार भी बनाने लगे। तो इन दोनों से क्या हुआ, एक तो कृषि में उत्पादन बढ़ा और दूसरा हथियार आया। इससे क्या हुआ कि एक शक्तिशाली वर्ग का उदय हुआ, कुछ राजा, ताकतवर राजा का उदय हुआ। और इन ताकतवर राजाओं ने क्या किया कि जो जनपद थे, इनमें जो जनपद ज्यादा शक्तिशाली था उसने क्या किया कि कुछ जनपद को अपने विजित करके अपने भीतर मिला लिया था, और फिर कुछ जनपद जो था वो स्वयं ही बड़ा होकर के महाजनपद का रूप धारण कर लिया, और कुछ जनपद जो है वो दूसरे के साथ मर्ज होकर के महाजनपद बन गए। तो जनपद जो है वो 3 तरीके से महाजनपद में कन्वर्ट हो गया था। एक तो कुछ जनपद ऐसा था जो खुद ही बड़ा क्षेत्र ग्रहण किया और वो महाजनपद बन गया, जैसे आपका काशी और कौशल का क्षेत्र था। उसके अलावा कुछ महाजनपद ऐसा था जो दूसरे को विजित करके यानी मर्ज करके बना था,
जैसे पांचाल महाजनपद था तो उसमें 5 जनपद मिल करके पांचाल महाजनपद बना था, और कुछ महाजनपद था वो दूसरे के द्वारा जीत करके अपने विजित करके बड़ा क्षेत्र बना लिया। तो इस तरीके से जनपद बना, जनपद से फिर महाजनपद बना। और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध के समय में हम 16 महाजनपद भारत में देखते हैं। अब इस 16 महाजनपद के विषय में हमें जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है, ये महत्वपूर्ण चीज है जो एग्जाम में पूछा जाता है। वो ये 2 चीजें हैं, एक तो हमें बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय 16 महाजनपद के विषय में हमें बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से जानकारी मिलती है, और एक जैन ग्रंथ भगवती सूत्र। 16 महाजनपद के विषय में हमें जो जानकारी मिलती है वो जैन और बौद्ध ग्रंथ से जानकारी मिलती है। जिस बौद्ध ग्रंथ से हमें इसकी जानकारी मिलती है उसका नाम है अंगुत्तर निकाय, और जिस जैन ग्रंथ से हमें इसकी जानकारी मिलती है उसका नाम है भगवती सूत्र। ये एग्जाम में पूछा जाता है, ये आप याद रखेंगे। अंगुत्तर निकाय बौद्ध ग्रंथ है और जैन ग्रंथ है भगवती सूत्र। इससे हमें इस 16 महाजनपद की सूची प्राप्त होती है। अब हम इस 16 महाजनपद को देखते हैं कि ये 16 महाजनपद किस क्षेत्र में थे, उनकी राजधानी कहाँ थी, उसके शासक क्या थे। तो आइए हम देखते हैं। जो 16 महाजनपद थे इसको हमने क्षेत्रीय आधार पर बांट लिया ताकि याद रखने में सुविधा हो। उत्तर के जो उत्तरी हिस्से का, भारत का जो उत्तरी हिस्सा है वहाँ जो महाजनपद थे उसको हमने इधर लिख लिया है। फिर जो दक्षिण में थे, दक्षिण भारत में एक ही महाजनपद था अस्मक, उसको हमने यहाँ लिखा है। पूर्व भारत में 3 अंग, मगध और बज्जी, ये तीनों बिहार में था, इसको हमने यहाँ लिखा। पश्चिम भारत में एक ही था मत्स्य, और ये मध्य भारत में आज के मध्य प्रदेश में एक था अवंती। तो आप देखिए कि पश्चिम में एक ही था, दक्षिण में भी एक ही था, और मध्य भारत में भी एक ही था। इधर आप उत्तर भारत में कुल 10 था, पूर्वी भारत में बिहार में 3 था। तो आइए देखते हैं एक करके। काशी जो आज का जो बनारस है और उसके आसपास का जो क्षेत्र है वही काशी महाजनपद में आता था, और काशी महाजनपद की जो राजधानी थी वो वाराणसी थी। काशी महाजनपद की राजधानी वाराणसी थी। वाराणसी इसका नाम क्यों पड़ा? क्योंकि ये 2 नदियों के संगम पर स्थित था, वरुणा और अस्सी के संगम पर स्थित होने के कारण ये शहर वाराणसी कहलाया, और ये वाराणसी जो था वो काशी महाजनपद की राजधानी थी। और ये वर्तमान वाराणसी और उसके आसपास का क्षेत्र ही काशी महाजनपद का क्षेत्र था। काशी का एक प्रमुख शासक थे अश्वसेन। अगला हम देखते हैं कोसल महाजनपद कहाँ था? कोसल महाजनपद आपको वर्तमान उत्तर प्रदेश में गोंडा और बहराइच का जो जिला है, गोंडा और बहराइच का जो जिला है उसी के सीमा क्षेत्र पे, इन दोनों के सीमा पे एक स्थान था सेहत मेहत। ये जो स्थान था सेहत मेहत, इसी की पहचान कोसल महाजनपद से की जाती है। यानी आप कह सकते हैं कि गोंडा और बहराइच का जो इलाका वर्तमान उत्तर प्रदेश का, वही कोसल महाजनपद के अंतर्गत आता था। और कोसल महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? इसकी राजधानी थी साकेत या अयोध्या। इसकी राजधानी थी। कोसल की राजधानी साकेत या अयोध्या थी। यहाँ का एक प्रसिद्ध शासक था प्रसेनजीत। कोसल का ही शासक था प्रसेनजीत। और आप जानते हैं कि जो बिंबिसार का पुत्र था अजातशत्रु, उसका प्रसेनजीत के साथ ही युद्ध हुआ था। उस युद्ध में उसने कोसल के शासक प्रसेनजीत को पराजित किया था और काशी प्राप्त किया था। तो कोसल हमने देख लिया। अगला है वत्स जो महाजनपद था वो वर्तमान में जो इलाहाबाद है, जिसको अब हम प्रयागराज कहते हैं, तो ये जो इलाहाबाद है इसके आसपास का क्षेत्र में ही वत्स महाजनपद था।
इलाहाबाद के आसपास के क्षेत्र में ही वत्स महाजनपद था और इस वत्स महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? इस वत्स महाजनपद की राजधानी थी कौशाम्बी। कौशाम्बी इसकी राजधानी थी कौशाम्बी और यहाँ का एक प्रमुख शासक था उदयन। उदयन तो 16 महाजनपद में एक वत्स महाजनपद था जिसका शासक था उदयन और ये वत्स कहाँ था? इलाहाबाद और उसके आसपास के क्षेत्र में और इसकी राजधानी कहाँ थी? कौशाम्बी। कौशाम्बी आज भी इलाहाबाद के प्रयागराज के पास एक जगह है, विधानसभा क्षेत्र भी है कौशाम्बी। अगला है पांचाल। पांचाल महाजनपद कहाँ था? वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश का जो बरेली, बदायूं और फर्रुखाबाद जिला है उसी जिले के आसपास का जो क्षेत्र है उसी क्षेत्र में पांचाल महाजनपद था, यानी बरेली, बदायूं और फर्रुखाबाद के क्षेत्र में। और पांचाल जनपद दो हिस्सों में बटा हुआ था, उत्तरी पांचाल और दक्षिणी पांचाल। उत्तरी पांचाल और दक्षिणी पांचाल। उत्तरी पांचाल की राजधानी थी अहिछत्र और दक्षिणी पांचाल की राजधानी थी कामपिल्ले। दक्षिणी पांचाल की राजधानी थी कामपिल्ले। तो पांचाल महाजनपद कहाँ था? बरेली, बदायूं और फर्रुखाबाद के आसपास के इलाकों में। इसकी दो राजधानी थी, उत्तरी और ये दो हिस्सों में बटा हुआ था पांचाल महाजनपद, उत्तरी और दक्षिणी। उत्तरी हिस्से की राजधानी थी अहिछत्र और दक्षिणी हिस्से की राजधानी थी कामपिल्ले। अगला है सूरसेन। सूरसेन सूरसेन जो है वर्तमान समय में जो मथुरा है उसी मथुरा के आसपास के क्षेत्र में सूरसेन महाजनपद स्थित था और इसकी राजधानी, सूरसेन की राजधानी कहाँ थी? मथुरा। सूरसेन की राजधानी थी मथुरा। मथुरा में सूरसेन की राजधानी थी और सूरसेन महाजनपद मथुरा और उसके आसपास के क्षेत्र में ही स्थित था। मल महाजनपद। मल महाजनपद वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश का एक जिला है देवरिया। उस देवरिया जिले के ही इलाके में मल महाजनपद स्थित था और इसकी राजधानी थी कुशीनारा। इसकी राजधानी थी कुशीनारा या पावा। कुशीनारा या पावा। वर्तमान में जो देवरिया जिला है वहाँ पे उसके बगल में एक कुशीनगर जिला भी है और वहीं देवरिया और कुशीनगर के पास एक स्थान है कसिया। उस कसिया स्थान की पहचान ही इस कुशीनारा से की जाती है। अगला है चेदी। चेदी जो महाजनपद था ये वर्तमान में जो बुंदेलखंड का इलाका है, बुंदेलखंड ये उत्तर प्रदेश में जो बुंदेलखंड का इलाका है जिसके अंतर्गत आपको झांसी, महोबा जैसा जिला आता है, तो उसी इलाके में ये चेदी, हाँ उसी इलाके में ये चेदी महाजनपद स्थित था। तो बुंदेलखंड और उसके आसपास के इलाकों में जहाँ झांसी, महोबा जैसे जिला आता है तो वहीं ये स्थित था और इसकी राजधानी थी, चेदी की राजधानी थी सुक्तिमती। चेदी की राजधानी थी सुक्तिमती। चेदी की राजधानी थी सुक्तिमती या सोक्थिमती भी कहा जाता है, इसको सोक्थिमती भी कहा जाता है, सुक्तिमती भी कहा जाता है। कुरु महाजनपद वर्तमान में दिल्ली और मेरठ का जो इलाका है उसी क्षेत्र में स्थित था कुरु महाजनपद और इसकी राजधानी कहाँ थी? इंद्रप्रस्थ। इसकी राजधानी थी इंद्रप्रस्थ। इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। गांधार वर्तमान के पाकिस्तान में जो तक्षशिला है उसी के आसपास का इलाका था और इसकी राजधानी भी थी तक्षशिला। जो कम्बोज है वो वर्तमान के जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान के कुछ हिस्सों में स्थित था और इसकी राजधानी थी हाटक। इसकी राजधानी थी हाटक। उसके आगे हम आते हैं अंग। बिहार में जो 3 महाजनपद स्थित थे वो थे अंग, मगध और बज्जी। बिहार में ये तीनों स्थित थे और उत्तर प्रदेश में 8 महाजनपद थे। उत्तर प्रदेश में 8 महाजनपद थे। ये इसको हटा दीजिए यहाँ से और गांधार और कम्बोज इन दोनों को हटा दीजिए तो बाकी ये उत्तर प्रदेश में था। कुरु जो महाजनपद था इसका कुछ हिस्सा दिल्ली में था और कुछ हिस्सा मेरठ
और उसके आसपास के स्थित था। तो कुरु महाजनपद जो है वर्तमान दिल्ली और मेरठ के इलाके में फैला हुआ था। तो ये 8 महाजनपद काशी, कौशल, वत्स, पांचाल, सुरसेन, मल्ल, चेदी, कुरु, ये 8 महाजनपद आपको उत्तर प्रदेश में आता था और 3 महाजनपद बिहार में आता था, जिसमें एक है अंग। अंग कहाँ स्थित था? अंग ये आपको वर्तमान समय में जो भागलपुर और मुंगेर का इलाका है उसी क्षेत्र में अंग महाजनपद स्थित था। और यहाँ एक चंपा नदी बहती थी, उसी के नाम पर इसकी राजधानी का नाम था चंपा। तो अंग की राजधानी कहाँ थी? चंपा। अंग की राजधानी चंपा थी। और यहाँ का एक शासक था, प्रमुख शासक यहाँ का था ब्रह्मदत्त। यहाँ का शासक था ब्रह्मदत्त। तो ये जो शासक था, अंग का शासक ब्रह्मदत्त, उसने क्या किया? अपने समकालीन मगध के शासक भटिये, अपने समकालीन मगध के शासक भटिये को पराजित करके मगध को अंग साम्राज्य का हिस्सा बना लिया था। यानी जो ब्रह्मदत्त था अंग का शासक, उसने मगध के शासक भटिये को पराजित किया और पराजित करके मगध को कुछ समय के लिए अपने राज्य अंग का हिस्सा बना लिया था। और मगध की राजधानी आप जानते हैं गिरिब्रज था। और उसके अलावा आप मगध जानते हैं, मगध वर्तमान में जो पटना और भोजपुर, आरा का इलाका है, यही या जहानाबाद, तो ये जो मगध और शाहाबाद का इलाका है, इसी इलाके में मगध महाजनपद था। और यही आगे चल करके एक बड़े साम्राज्य का रूप धारण करता है। इसकी राजधानी गिरिब्रज या राजगृह थी। गिरिब्रज या राजगृह, जो राजगृह थी, बाद में ये गिरिब्रज के नाम से भी जाना गया। तो मगध की राजधानी कहाँ थी? राजगृह या गिरिब्रज में थी। यहाँ का एक शासक भटिये था जिसको ब्रह्मदत्त ने पराजित किया था। वज्जी गणराज्य जो है, ये वर्तमान में आपका पटना के पास जो वैशाली है, मुजफ्फरपुर है, इसी इलाके में वज्जी गणराज्य स्थित था। अगला है मत्स्य गणराज्य कहाँ था? ये आपके वर्तमान में जो जयपुर है, जयपुर उसके आसपास के क्षेत्र में स्थित था। और इसकी राजधानी कहाँ थी? इसकी राजधानी विराटनगर थी। इसकी राजधानी थी विराटनगर। यहाँ का एक शासक था विराट, उसी के नाम पर इसकी राजधानी पड़ी थी विराटनगर। यह मत्स्य कहाँ था? जयपुर और उसके आसपास के क्षेत्र में था। अस्मक, दक्षिण भारत में एकमात्र महाजनपद था अस्मक, जिसकी राजधानी थी पोटली या पोटन, और ये गोदावरी नदी के तट पर स्थित था। मध्य भारत या वर्तमान मध्य प्रदेश में एक ही महाजनपद था, अवंती। ये मालवा जो है मध्य प्रदेश का, उसी के इलाके में था। और अवंती 2 हिस्सों में था, उत्तरी अवंती और दक्षिणी अवंती। उत्तरी अवंती की राजधानी थी उज्जैन, और दक्षिणी अवंती की राजधानी थी महिष्मती। दक्षिणी अवंती की राजधानी थी महिष्मती। तो अवंती, उत्तरी अवंती और दक्षिणी अवंती। अवंती का एक प्रमुख, बहुत ही प्रसिद्ध शासक था चंद्रप्रदोत। ये अवंती का शासक था चंद्रप्रदोत का मगध के शासक बिंबिसार के साथ अच्छा संबंध था। मगध का शासक जो था बिंबिसार, उसके साथ इसके अच्छे संबंध थे। और एक बार जब चंद्रप्रदोत पांडु या पीलिया रोग से ग्रसित हुआ था, पांडु रोग या इसी को पीलिया रोग के नाम से जाना जाता है, पांडु रोग से ग्रसित हुआ था, तो बिंबिसार ने अपने बिंबिसार का जो राजवैद्य था जीवक को इसने चंद्रप्रदोत की सेवा में भेजा था। तो अवंती जो वर्तमान मध्य प्रदेश है, इसमें अवंती महाजनपद स्थित था। ये 2 हिस्सों में था। उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैन थी, दक्षिणी अवंती की राजधानी महिष्मती थी। और अवंती का एक बहुत ही प्रसिद्ध शासक था चंद्रप्रदोत, जो बिंबिसार का मित्र था। और जब चंद्रप्रदोत
पांडु रोग से पीड़ित हुआ था, तब बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को इसकी सेवा के लिए भेजा था। तो ये 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत की जो राजनीतिक स्थिति थी उसका हमने जिक्र किया। जो 16 महाजनपद है इसका जिक्र किया। इसमें आपको 16 जो महाजनपद है इसकी राजधानी याद रखनी है कि कौन महाजनपद है की राजधानी कहाँ थी, और कुछ महाजनपद के आप क्षेत्र को भी याद रखेंगे। तो ये रहा 6th सेंचुरी BC में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत की राजनीतिक स्थिति। आगे हम 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत की जो सामाजिक स्थिति है, आर्थिक स्थिति है और धार्मिक स्थिति उसकी चर्चा करेंगे। धार्मिक स्थिति में हम गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी और ये 2 संप्रदाय जो थे जैन और बौद्ध, इसके अलावे भी कुछ संप्रदाय थे, क्योंकि 6th सेंचुरी BC में जो धार्मिक सुधार आंदोलन शुरू होते उसमें बताया जाता है कि मध्य गंगा घाटी में लगभग 62 संप्रदायों का उदय होता है, लेकिन उसमें से 2 प्रसिद्ध होते हैं, जैन और बौद्ध। तो हम उसकी चर्चा करेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए।